जून अब क्या दिखाने वाला है? अनिश्चितता से भरा है मानसून सीजन और मानसून प्रोग्रेस। अभी का जो मौसम का रुख दिखाई दिया है वो क्या ऐसा है कि अब आगे के लिए हम और अलर्ट हो जाएं? हम जिस जियोग्राफिकल रीजन में हैं, मानसून के आने का समय है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय होता है। केदारनाथ में जब त्रासदी हुई थी सर, तो उसके बाद हर तरफ से यही आवाज़ उठी थी, ये जो बढ़ता पर्यटन है और इंसानों ने जो वहाँ पे भी कंक्रीट का जंगल बना दिया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतनी गंदगी हमने शहरों की वहाँ पर पहुँचा दी, ये उसके चलते हैं। पहाड़ों की बात करें, ज़्यादा हिस्सा इसका मैन मेड है। अब शायद जो सर्दियां हैं वो आगे खिसक गई हैं, अब शायद जो गर्मियां हैं उनका समय बदल गया और इस बार तो ये जो मॉनसून पहले आ गया है, तो क्या ये वाकई समझा जाए कि मई के महीने में जिस तरह से बारिश हो रही है तो अब मॉनसून थोड़ा पहले खिसक चुका है? पिछले कुछ सालों की बात करें, 10-15 सालों 12-15 सालों की बात करें, मानसून अगर जल्दी आता भी था तो 1-2-3 दिन 30 मई को आ गया, 31 को आ गया और इस बार तो 24 मई को। तो बदलाव तो है। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं धीरे धीरे करके वो डिप्लीट होती जा रही हैं। वी आर इनवाइटिंग अनदर प्रॉब्लम। अगर इसी तरह तापमान और बढ़ा, 2 डिग्री जब और बढ़ेगा, तो हमारा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुरी, ये जितने शहर भारत के हैं, 2050 तक इसके कुछ हिस्से स्थायी रूप से डूब सकते हैं। खतरा तो बहुत हाई स्केल का है। हम रियलाइज करें या नहीं करें, क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए रियलिटी। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेठी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज बात होने वाली है बदलते हुए मौसम की, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और वो इसलिए भी क्योंकि मई का महीना बहुत डरावना रहा है। वो समय जब हम मई और जून में लू का इंतज़ार कर रहे होते हैं और चारों तरफ से हमें लू लगने से मरने की खबर मिल रही होती है कि फलानी जगह बहुत गर्मी पड़ रही है, ढिमाक की जगह बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में इस बार आंधी आया, तूफान आया, बारिश हुई, और ये जो प्री मॉनसून वाली बारिश इस बार हुई है वो बड़ी खौफनाक रही है। घर की चौखटें तक उड़ गई और अमूमन हर शहर से ऐसी तस्वीर सामने आई ही है। हमें लगा अब ज़रूरी हो गया है कि बदलते हुए मौसम के ऊपर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि हर साल हम दादी नानी से तो ये सुनते हैं कि भाई ठंड तो हमारे ज़माने में पड़ती थी, अब ये भी कोई ठंड पड़ रही है। और वो ठंड का जो समय है आप वो भी अगर याद कीजिए तो दिसंबर वाला जनवरी में शिफ्ट हो गया है, जनवरी वाला फरवरी में शिफ्ट हो गया है, बरसात थोड़ी पहले खिसक गई है। तो ये जो मौसम आगे पीछे खिसक रहा है, ये क्या किसी खतरे के पहले की आहट है? क्या हम सबको सचेत हो जाना चाहिए? और डरावनी मई के बाद अब जून क्या करने वाला है, ये बताने के लिए आज इस पॉडकास्ट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मिल करके बोर्डिंग पास हम देते हैं। मेरे साथ हैं एवीएम जीपी शर्मा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मेरे लिए तो खैर मई का महीना, हम अगर नोएडा और दिल्ली की बात करें तो बहुत डरावना था सर। हमारी ही सोसाइटी में या अगल बगल की जो सोसाइटीज़ है उसमें हमने देखा कि किस तरह से जब आंधी तूफान चला, और ये वो समय था जो आंधी का था नहीं, तूफान का था नहीं। तो मैं मई के ऊपर या जो मौसम विभाग की चेतावनी है उस पर, मतलब पहले के ऊपर चर्चा करने के पहले आगे पर अगर बात करना चाहूँ कि जून अब क्या दिखाने वाला है। देखिए, जून में जब तक मानसून नहीं आ जाता है देश के उत्तरी भागों में, और देश के उत्तरी भागों में मानसून जून के अंत में आता है। दिल्ली की बात करें 27 जून नॉर्मल डेट है। तो जब तक मानसून किसी जगह पे नहीं आता है उन जगहों पर प्री मानसून की परिस्थितियां बनी रहती हैं। कहने का मतलब है कि जो थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सब प्री मानसून के साथ ही ऐसी हैज़ार्ड्स देखने को मिलते हैं, तो वो तब तक चलता रहता है। लेकिन इस बार शुरुआत तो जल्दी हुई है मानसून की, हालांकि उसका कोई लिंक नहीं है कि उसका आगे अलग अलग हिस्सों में जब जाएगा तो वहाँ भी कब पहुँचेगा। अपेक्षा यही की जाती है एक आम आदमी से ने कि मानसून जल्दी आया है, इस बार तो दिल्ली में भी जल्दी आ जाएगा या बाकी क्षेत्रों में भी, उत्तर भारत के बाकी क्षेत्रों में भी जल्दी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत इसके बारे में कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 1 महीने का समय अभी लगभग बाकी है। बाकी जहाँ तक प्री मानसून के मौसम के बारे में आपने बात करी कि इतनी सीवियरिटी थी स्टॉर्म्स की भी, पहले भी कभी कभी तो ज़रूर हुआ है और ऐसा हो सकता है आने वाले समय में भी ज़रूर होता रहेगा। 2018 की बात करें, 19 की बात करें, दिल्ली जैसी जगह में ही सफदरजंग में 106 किलोमीटर की स्पीड से हवा रिकॉर्ड की गई थी गति। ये 2 मई की बात है और उसके बाद शायद 13 मई को भी एक और इंसिडेंट हुआ था। तो कहने का मतलब है ऐसे कुछ ना कुछ हालात ज़रूर बन जाते हैं, मौसम की परिस्थितियाँ, जैसे इस बार भी बना। हालांकि बीच में थोड़े कुछ साल तक हमें ये हालात देखने को नहीं मिले, मौसम की परिस्थितियाँ ज़्यादा नहीं बिगड़ी। लेकिन इस साल दिल्ली में ही लगभग ये अभी तीसरा चौथा इंसिडेंट था, एक के बाद एक शुरुआत में था मई में, अभी बीच में एक बार हो गया, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अभी हुआ, सभी कुछ तो प्रभावित हुआ उसके साथ। अब वायुयान कहें या रेल कहें, रोड कहें, सभी पे इम्पैक्ट हुआ उसका। और ऐसा बहुत बार देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन प्री मानसून इस के बारे में जाना जाता है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में। और जैसा मैंने कहा, जब तक कि मानसून आ नहीं जाता, ऐसे हालात किसी भी जगह, विशेषकर उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में और देश के मध्यवर्ती भागों में ऐसे हालात ज़रूर बन सकते हैं आने वाले दिनों में भी। जी, हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि केरला के लिए सर आई गेस जून का जो एंड स्टार्टिंग रहती थी, मई के एंड में हम ऐसा बोलते हैं कि केरला में वेदर वहाँ मानसून आता है। सामान्य तिथि 1 जून है और शुरुआत केरल से होती है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे आगे बढ़ता है, उसकी नॉर्मल डेट्स तो ज़रूर हैं, पर मानसून ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल शेड्यूल को फॉलो करता है। इस बार जैसे लगभग समय से 10-12 दिन पहले है। हाँ। आज के देखो, सामान्य तिथि अगर 1 जून होती है शुरुआत होने की, उसमें भी अभी वक्त बाकी है। देश के लगभग 40% एरिया में मानसून कवर हो चुका है। हाँ। तो मतलब इतना वेरिएशन है, इतनी वेरिएबिलिटी है वेदर में, मानसून में, कि कभी कभी तो उसके बारे में सटीक अंदाज लगाना एक मुश्किल सा काम हो जाता है। और ये बात अभी भी है। और उसके बाद मुश्किलात और बढ़ जाती हैं, इसलिए कि अपेक्षा लोगों की हो जाती है कि अब बाकी जगह तो मानसून आ गया, हमारे भी कभी भी आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है। मानसून की शुरुआत होने में, उसके फर्दर प्रोग्रेस होने में देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर याद होगा आपको, पिछले साल मानसून ठीक समय पे आया था, 30 मई को आया था। उसके बाद कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके आसपास तो 15-20 दिन के लिए एक स्टॉल हो गया था, आगे बढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए अनिश्चितता से भरा है मानसून सीज़न और मानसून प्रोग्रेस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है, इसके बारे में जानकारी, हालांकि कोशिश ज़रूर रहती है कि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त भी की जाए, लोगों को भी दी जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके चलते सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से लोगों के साथ बातचीत करना या वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हर बार संभव शायद ना हो। जी, लोगों को अवेयर करने के लिहाज से ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि मॉनसून में आप पहाड़ी राज्यों का रुख मत करिए, लेकिन इस बार हमने सर देखा कि फ़्लाइट तक डैमेज हो गई, फ़्लाइट नोज़ जिसे हम कहते हैं। हमने देखा कि कैसे वो तो पायलट की सावधानी से सबकी जान बच गई, लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी जब फ़्लाइट में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सेफ़ नहीं है। अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हैं, तो लोग आगे और ट्रैवल का प्लान कर रहे होंगे। तो अभी का जो मौसम का अभी तक का रुख दिखाई दिया है, वो क्या ऐसा है कि अब आगे के लिए हम और अलर्ट हो जाएँ, फूक कर कदम रखें? सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत तो एविएशन में है। अगर आप रेल ट्रैवल है, रोड ट्रैवल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप रुक जाएंगे, लेकिन एविएशन में तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप वापस आ जाइए, कुछ करिए, पर आप यू आर इन द एयर,
ऐसा नहीं है कि वहाँ एकदम रुका जा सकता है कि थोड़ी वेट करके फिर चलेंगे, ऐसा नहीं है। और इसीलिए जो पिछला वाला इंसिडेंट हुआ था, हालांकि इसके बारे में कहना अभी उचित भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, क्या रीज़न थे, क्यों हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए एविएशन में, नो, ऐसा मेरा अपना विचार है, मेरा अपना एयरफोर्स का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैसी ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि जहाज़ एक बैड वेदर पॉकेट में चला जाए जिसमें कि यात्रियों को परेशानी हो, और ऐसी नौबत आ जाए कि ऊपर नीचे सामान भी और लोग भी घबरा जाएं, और ऐसा ही हुआ है इसमें। नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी तो क्रू की है, बिल्कुल। और अब ये इंक्वायरी सामने आएगी तो उसका क्या निष्कर्ष क्या निकला उसके बारे में कई बारी तो आम जनता को पता नहीं चलता, क्योंकि तब तक हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन तब पता चलेगा कि किसकी गलती, कितनी गलती, क्यों हुई और कैसे हुई। बाकी आपने जैसे पहाड़ों की बात की, लोगों के जाने की, 13 जून का समय हमें भूल गया जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी, ट्रेजिडी हुई थी। कितनी जल्दी भूल गए, कितनी ज़्यादा, कितने हाई स्केल की ट्रेजिडी थी, कितने हज़ारों लोग, हमें तो पता भी नहीं है, अंदाज़ नहीं है कि कुल कितने लोग मरे थे। केवल एक असेसमेंट है, एक अकाउंट है, कोई ऐसे नहीं है कि हमारे पास उनका एक फर्म सा फिगर है कि इतने लोग थे, नहीं। लेकिन हम भूल गए, 24 घंटे के अंदर इतना तेज़ वेदर एक्टिविटी हुई थी, सब कुछ धराशायी हो गया। अब के बार हम जाके देखते भी हैं, अभी भी केदारनाथ में उस जगह पे जो बड़ी सी चट्टान सी बनी हुई है, अभी भी वहाँ वो चट्टानें देखी जा सकती हैं जहाँ पे आके रुक गई थी उस मूर्ति के पीछे, मंदिर के, मेन मंदिर के पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पॉकेट है, हम जिस जियोग्राफिकल रीजन में हैं, ट्रॉपिक्स में हैं, ट्रॉपिकल रीजन में हैं, और प्री मानसून सीज़न है या मानसून के आने का समय है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय होता है, क्योंकि चेंज ओवर है। दिक्कत कब आती है? जब एक हवा का एक कॉलम है जिसको प्री मानसून का कहते हैं, उसके बाद जब चेंज ऑफ एयर मास जिसको कहा जाता है, अगर वो जब भी होता है उसके साथ बहुत ही वेदर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और यही हुआ। और जहाँ जहाँ भी मानसून आता है, कहने का क्या मतलब है कि उससे पहले वहाँ कुछ और परिस्थितियाँ थी, उसमें तापमान किसी और तरह के थे, हवाएँ किसी और दिशा से थी, और उसमें बदलाव होकर मानसूनी जब हवाएँ आ गई, वो वेदर आ गया, मतलब हमारा चेंज हो गया। दिस इज़ व्हाट इज़ चेंज इन एयर मास। और जहाँ भी ऐसा होगा उसमें आपको विजिबली देखने को मिलेगा कि भाई हाँ, बदलाव है। और कभी कभी इसी तरह की एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, सीवियर वन एट टाइम्स, ये सब हमें उसी का हिस्सा है जो हमें देखने को मिलेगा। पहाड़ों की मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सबसे कॉम्प्लेक्स है। मैदानी भागों में तो आप फिर चाहे मॉडल बेस्ड है या एक्सपीरियंस है, अलग अलग स्किल्स हैं जिसके कारण आप कुछ तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि कुछ शायद ख़तरा बढ़ जाने वाला है, वेदर एक्टिविटी बढ़ जाने वाली है। पहाड़ों में बहुत मुश्किल है। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बिकॉज ऑफ टेरेन मल्टीफोल्ड, इट मल्टीप्लाइज। दूसरा, साधन उन क्षेत्रों में सीमित रह जाते हैं। हम रख रखाव उन चीज़ों का नहीं कर सकते जो हैं भी अवेलेबल। चाहे आप ऑब्जर्वेशन की, जितने अच्छे हमारे ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म होंगे, उनका नेटवर्क जितना डेंस होगा, उतनी ही हमारी कैपेबिलिटी होगी जो वेदर इवेंट्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने की। तो ऐसा पहाड़ों में संभव नहीं हो पाएगा। रीज़न बहुत हैं, अलग अलग रीज़न हैं। तो इसलिए हम अगर ये लेके चलें कि बिल्कुल सटीक अनुमान पहाड़ों में हर जगह लगा लेना, वो संभव नहीं है। तो इसलिए अगर कोई चेतावनी दी जाती है, कोई अलर्ट दिया जाता है, उसको सीरियसली लें, क्योंकि उसके चांसेस तो बहुत हैं। प्रोबेबिलिटी हो सकता है 50% से ज़्यादा हो उसकी। इसलिए उसको सही मायनों में अगर कहें तो उसको फेस वैल्यू पे अगर लेके चलें तो शायद हमारा कुछ नुकसान होने से बच जाएगा। नहीं करेंगे तो जैसे जैसे एक के बाद एक हर सीज़न में हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके कारण लोग परेशानी में आते हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है, मैन मटेरियल फैटेलिटीज़ सब कुछ होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ भी नहीं बदलता। हर बार अगले बार फिर वैसे ही शुरू होता है काम।
जिम्मेवारी सरकार की आ जाती है कि लोग जो मुश्किल में फंस गए हैं उनको बचाया जाए, निकाला जाए। तो आए दिन ये हमें देखने को शायद मिलता ही रहेगा, बिकॉज़ कोई सुनने को तैयार है नहीं। मेरा तो अपना ये विचार है कि नहीं, लोग बाग नहीं सुनते हैं। जिसने प्री प्लान किया हुआ है, ट्रैवल बुकिंग है, सब कुछ बुकिंग अगर करके होटल्स वगैरह की रखी हुई है, वो चाहेगा कि मैं जाके देख तो लेता हूँ एक बार कि क्या है, शायद कुछ भी ना हो। ऐसी धारणा है लोगों की। जी, कोशिश मेरी यही है सर, और मैं ये उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप जब इतना सटीक तरीके से लोगों को समझा रहे हैं तो आज आपकी बात कम से कम लोग सुने। मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप प्लीज़ बताइए कि एक बार आप बुकिंग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद चाहे कैसी भी चेतावनी आपको मिले, मौसम विभाग कुछ भी बता रहा हो, अलर्ट कुछ भी हो, तब भी क्या आप घर से निकल जाते हैं? इस बार भी क्या आपकी वही प्लानिंग है? क्योंकि तारीख एक बार फिर वही नज़दीक है जो सर ने बताया, 13 जून, और मौसम जो है वो पहाड़ों पर क्या रह गई है, अनप्रिडिक्टेबल है सर बोल रहे हैं। और अभी से ही मौसम में, मेरी ज़बान में तो यही है सर, कि अपना रौद्र रूप अभी से ही दिखा रहा है। तो आपको पूत के लक्षण पालने में एक कहावत है ना, तो वो हमें इस बार पहले ही मौसम की दिखाई दे गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ सर कि क्या ऐसा कुछ है कि क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो चारधाम यात्रा में फिर श्रद्धालु भी उतने ही उमड़ेंगे, तो ऐसा कुछ है कि चारधाम यात्रा पर ख़तरा ज़्यादा है? आप मसूरी नैनीताल जा रहे हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड का ख़तरा कम है, तो अगर आपको जाना भी है तो आप चारधाम यात्रा मत जाइए, आप दूसरी जगह चले जाइए, ऐसा भी कुछ है पहाड़ों का? देखिए, चारधाम यात्रा के साथ साथ अभी तो अमरनाथ यात्रा भी वो भी होगी। मैंने जैसे बताया, पहाड़ों की मेट्रोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, हिमालयाज़ जो हैं, पूरे के पूरे हिमालयाज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर इससे लेके हिमाचल प्रदेश आगे तक हम चलते हैं, सबसे नई रेंज है पहाड़ों में। हालांकि है लाखों साल पुराने, लेकिन आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे नवीनतम, सबसे न्यू रेंजेस अगर हैं एज वाइज तो वो हिमालयाज़ की हैं, और सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल भी जो हैं तो वो यही रेंजेस हैं। और इनमें भी अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेजिलिटी जो है वो उत्तराखंड में है। कहने का मतलब है कि कुछ भी अगर छोटा मोटा भी इंसिडेंट कई बार होता है तो पहाड़ों की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वो किसी बड़े ख़तरे में भी तब्दील हो सकता है। बिकॉज़ हमने पिछले बार देखा भी है, अगर आपने देखिए देश के बाकी भागों में या ग्लोब के बाकी भागों में भी, अभी पिछली रात की ही ये खबर है कि जो स्विस एल्प्स में वो ग्लेशियर कोलैप्स कर गया है, वो कोलैप्स होने के बाद उसके पास का जो गांव है पूरा दब गया उसमें। तो कहने का मतलब है कि फ्रेजिलिटी की वजह से ऐसे जो हमारे पास तो हज़ारों ग्लेशियर हैं और उस क्षेत्रों में, उनमें हमेशा ख़तरा बना रहता है अलग अलग रीज़न की वजह से। कब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, अगर वो कोलैप्स हो जाते हैं क्या होता है, एक तो जैसे मैंने बताया जो भी उसके आसपास के क्षेत्र हैं उसमें दब जाएंगे। उसके साथ इतना मलबा आता है, चाहे वो आप रॉक्स की बात करें, रोलिंग स्टोन्स की बात करें, ट्रीज़ है या मड है, इतना रफ्तार से आएगा, समय नहीं मिलता है आपको बचने का। तो और ये जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे जिसकी मैंने बात की कोलैप्स हुआ, ऐसे हमारे भी हुआ है। ग्लॉफ जिसको कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसके कारण ही है। जब कोई ग्लेशियर कोलैप्स होकर किसी वाटर बॉडी में अगर गिर जाता है, कोई लेक है अगर पास में, वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें वाटर लेवल बढ़ता रहता है और एक स्टेज आती है जब वो बस्ट हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद वही पानी का बहाव इतनी तेज़, वो नुकसान किया भी है। अभी पिछले थोड़े साल पहले की बात है, 2021 की या शायद 22 की, जब ये उत्तराखंड में भी हुआ था, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया था। कहने का ये मतलब है कि हमें सतर्कता तो बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी इन सब के लिए। हो सकता है हर बार संभव ना हो पाए हर एक इंसान के लिए कि ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल पर्यटक स्थल हैं, लोग बाग जाना ज़रूर चाहेंगे, जाएंगे भी, इनकम का ज़रिया भी हैं, चाहे आप चारधाम यात्रा कहिए या अमरनाथ यात्रा कहिए। श्रद्धा भी लोगों की बहुत रहती है इन सभी धार्मिक एक्टिविटीज़ में। पर कुछ भी कहें, ख़तरे से खाली तो कुछ नहीं है, विशेषकर ये सीज़न प्री मानसून के दिनों से लेके और विशेषकर मानसून के दिनों में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत सफ़र करती है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उन चैलेंज के साथ साथ क्योंकि इतनी सटीक प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सुझाव यही है
कि जब भी कोई अलर्ट, अलार्म, कोई चेतावनी अगर दी जाती है तो उसका संज्ञान लें और उसको अमल में लाएं। जितना हो सके उस दौरान तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगला समय फिर मिलेगा जाने के लिए, उसकी इंतज़ार करिए। तो मेरा तो अपना यही सुझाव है जी। सर, अक्सर हम सुनते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बादल फट गया और अचानक से पूरा मलबा नीचे आता है और बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो अगर मैं एक आम भाषा में आपसे समझना चाहूँ कि ये पहला तो बादल का फटना क्या है और क्या इसका प्रिडिक्शन हो पाता है? एक साधारण से शब्दों में कहें तो क्लाउड बर्स्ट का या बादल फटने का इंसिडेंट तब होता है, मतलब बहुत तेज़ इंटेंस रेन, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा। आंकड़ों की बात करें तो जनरली उसका स्केल होता है कि लगभग 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर। इस रेट से अगर वर्षा होती रहती है और कुछ समय के लिए चलती है, 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी चलती है, तो उसी को ही हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। 100 मिलीमीटर वर्षा 1 घंटे के अंदर अंदर हो, किसी भी जगह हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या दूसरे भी हो, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट में गिना जाता है। ज़्यादातर इंसिडेंट्स उसके पहाड़ी क्षेत्रों में ही होते हैं। और जैसे मैंने कहा, फोरकास्टिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इन दी हिली टेरेन, ये सब कुछ मिला के एक बहुत ही चिंता का विषय भी बन जाता है और एक कॉम्प्लेक्स स्टेज भी आ जाती है कि प्रिडिक्शन टू द पॉइंट पॉसिबल नहीं होती। अगर आप बोलें कि मैं क्लाउड बर्स्ट की फोरकास्ट कर सकता हूँ, नहीं हो सकती। हम अंदाज़ ज़रूर लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसी सिचुएशन बन गई है, इसके चलते भारी वर्षा हो सकती है, इन क्षेत्रों में हो सकती है, वो ज़रूर उसकी प्रेडिक्शन दी जा सकती है। पर क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ज़्यादातर देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है उसकी आप समय से बहुत पहले 24 घंटे पहले दें तो वो तो संभव ही नहीं है। हाँ, कुछ समय पहले जो है, कुछ घंटे पहले जो है, वो भी अगर आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें कि मेनली जैसे आजकल तो वेदर रेडार हैं, तो वेदर रेडार आपको ज़रूर सूचित करेगा, उसमें इंडिकेशन आ जाएगी। अगर आपको पढ़ना आता है, डेटा एनालाइज करना आता है, उसमें ये संभव हो पाएगा कि कौन सा क्लाउड कितना सीवियरिटी है, कितना टॉल है, कितने किलोमीटर तक पहुंच गया है, तो उसके बेस पे अंदाज़ ज़रूर लग सकता है कि बहुत भारी वर्षा होने वाली है। पर वो केवल कुछ घंटे पहले ही पता चलेगा। आप अगर वीकेंड प्लान किया हुआ है 3 दिन पहले से, तो उस वक्त तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि भाई इस बार क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। नहीं, एक्चुअल तो उसकी जानकारी ऑन ग्राउंड अगर उसको अप्रिशिएट करना है तो वो केवल उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ घंटे पहले ही उसकी सूचना मिल सकती है। वो भी हर बार वो शायद वो भी संभव ना हो पाए। उससे पहले केवल इतनी जानकारी कि भारी या बहुत भारी वर्षा कुन क्षेत्रों में होने वाली है। क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देना संभव नहीं हो पाएगा। और पहाड़ों में तो खास कर, क्योंकि उसमें जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो वेदर रेडार हो या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, उसकी अपनी ही लिमिटेशन है। वो ट्रैक नहीं कर सकता। लाइन ऑफ साइट है, हिली एरियाज़ हैं, वैलीज़ हैं, पीक्स हैं, उसकी पेनिट्रेशन इतनी नहीं होती है, उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है पहाड़ों में फोरकास्ट की, प्रेडिक्शन की सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए होगा ज़रूर, इस सीज़न में भी होंगे, क्लाउड बर्स्ट ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप कहें कि उसके बहुत पहले से उसका पूर्वानुमान लगा के आपके साथ शेयर की जाए, लोगों के साथ शेयर कर दी जाए उसकी जानकारी, वो संभव नहीं हो पाएगा जी। और ऐसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे पहले भी शायद पता लगाया जा सके, उतना पहले भी अगर सर बताया जा भी सके, तब भी पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं, अब रात में अगर अनुमान है तो लोग सो रहे हैं, और पहाड़ी इलाके से तो बच के भी आदमी कहा जा सकता है। जब तक वो नीचे उतरेगा तब तक तो मेरे ख्याल से हादसा हो चुका होगा। एक चीज़ अगर आप शॉर्ट में हमें और समझाएं सर कि क्या वजह है कि पहाड़ी इलाकों में ही बादल फटने की घटना ज़्यादा हो रही है? जो टेरेन है दैट इज़ मोर कंड्यूसिव, क्योंकि पीक्स हैं, वैलीज़ हैं,
द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीजेज, क्योंकि जो एयर फ्लो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है उन क्षेत्रों में जाके। बाकी मैदानी क्षेत्रों में एक बार अगर वेदर एक्टिविटी होती है वो हो सकता है आधा घंटा पौना घंटा लगा के पास चली जाए, आगे चली जाए। पहाड़ों में वो इट गेट्स ट्रैप्ड आल्सो, वेदर एक्टिविटी जो है वो ट्रैप भी हो जाएगा। ट्रैप होने का मतलब है वो ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक भी वो चल सकती है। तो इसलिए उन सब के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ जाते हैं। दूसरा, चाहे कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है पहाड़ी क्षेत्रों में, एक तो 24/7 मैनिंग जो है उसकी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वेदर रेडार ऐसा है, आप किसी दूसरी जगह, रिमोट जगह पे किसी दूसरी जगह जा के भी उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, पर अगर उसी जगह से ही बैठे बैठे वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है फैसिलिटी मॉनिटर करने की, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और उसके साथ साथ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। करेंसी ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वही जो इन्फॉर्मेशन अगर मुझे अभी के अभी डिसेमिनेट करनी है, अगर मैं उसमें कुछ घंटों की देरी करता हूँ तो इट बिकम्स स्टेल, इट लूजेज इट्स मीनिंग, फ़ायदा ही नहीं रहेगा। डिसेमिनेशन हैज़ टू बी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए। कोई ऐसा समय है जिसमें कि लोगों तक पहुंच पाना संभव नहीं है, मीन्स नहीं है, तो आप बताएंगे कैसे उनको? जैसे मैंने कहा, देर रात में, मध्य रात्रि या उसके बाद से कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि किसी विशेष एरिया में अगर ऐसा होने वाला है या बहुत हैवी रेन होने वाली है, तो उसको लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा तो सकती है, लेकिन एक मुश्किल काम है। समय रहते, दिन के समय अगर कोई विपदा आपदा आ भी जाती है तो उसमें बचाव का कुछ ना कुछ चांस ज़रूर बना रहता है। हाँ। चाहे जैसे हम अर्थक्वेक की बात भी कहें, अगर दिन के समय आता है तो कुछ तो संभव हो पाएगा, लेकिन सोते सोते ही अगर कुछ हो गया तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसी तरह ये वाली जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं, हैवी रेन्स की, क्लाउड बस्ट की, ये भी अगर समय रहते, दिन के समय, दिन के उजाले में रेस्क्यू ऑपरेशन ही हो, वो भी संभव तभी हो पाते हैं। तो मुश्किलात बहुत सारी हो जाती हैं। समय अगर अनुकूल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शायद जल्दी पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं, रेस्क्यू अगर चाहिए तो वो भी आप अंडरटेक कर सकते हैं। तो आसानी थोड़ी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उन सब कुछ हर बार संभव नहीं हो पाता। तो उसी कारण ही जब कोई ऐसी त्रासदी, आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, तो उसके कारण हमें उससे जूझना पड़ता है। और नुकसान एक बार नहीं, पहले भी बहुत बार हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी इसके बारे में। जी। केदारनाथ में जब त्रासदी हुई थी सर, तो उसके बाद हर तरफ से यही आवाज़ उठी थी। जितने हमारे पर्यटन, हमारे जितने एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो बढ़ता पर्यटन है और इंसानों ने जो वहाँ पे भी कंक्रीट का जंगल बना दिया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतनी गंदगी हमने शहरों की वहाँ पर पहुँचा दी, ये उसके चलते है। तब भी लोगों ने कहा था कि मौसम नहीं बदल रहा है, मौसम बदला ले रहा है। तो आप भी क्या ये मानते हैं कि ये जो पहाड़ों पर हो रहा है, अचानक से कभी भी कुछ भी हो जाता है और एक बड़ी त्रासदी होती है, उसके पीछे हम इंसान ही हैं, हम मनुष्य भी हैं, ये आपका भी मानना है? मतलब मैं और इसे क्लियर करूं, आप इसे नॉर्मल मान रहे हैं कि प्रकृति में ये होता ही है, या आप इसे मान रहे हैं कि ये मैन मेड है? बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका मैन मेड है। जैसे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज में भी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रोल है। इसी तरह इसमें भी पहाड़ों की बात करें, अभी मैंने जिससे बात की कि फ्रेजिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, विशेषकर उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में। और जितना पर्यटन बढ़ता है और जितना उसके लिए जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये सब एक एडिशनल लोड है उस क्षेत्र पर, जो कि पहले से ही फ्रेजाइल है। लेकिन ये सब लोड बढ़ जाने के कारण आए दिन हमें देखने को मिलता है, एक स्टेज ऐसी पहुंचती है कि हम उस कगार पे पहुंच जाते हैं जिसमें कि चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, और उसके कारण फिर दैट इज़ इररिकवरेबल। अगर वो, हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम पहले तो
उसका संज्ञान लें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके कारण आफ्टर ऑल पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसमें जो छेड़छाड़ होती रहती है उसका बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। जो भी उसके सतह के नीचे तक जो है वो सब प्रभावित होती हैं, उसके जो बेस है वो प्रभावित होता है। ऐसे ही त्रासदी नहीं आती है, कुछ ना कुछ उसकी बैकग्राउंड ज़रूर रहती है। पर हम डेवलपमेंट के चलते या पर्यटक को बढ़ावा देने के चलते हम कोशिश में रहते हैं कि ठीक है, साधन और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं लोगों को, अच्छी बात तो है, लेकिन ऑल दीज फैसिलिटीज़ कम विद सम कॉस्ट। दैट कॉस्ट वो कभी कभी मटेरियल कॉस्ट तो है ही है, लेकिन जो ह्यूमन लाइव्स आर देयर, प्रीशियस लाइव्स, यू कांट लूज देम। ओके, दैट इज़ माय व्यू। ये केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मैं सिर्फ आपका नज़रिया समझना चाहती हूँ कि क्या उससे भी वहाँ के जो पहाड़ हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें बाकायदा बताया गया था कि ये पर्यटकों के लिए ज़रूर सुविधाजनक हो गया है कि जो बूढ़े हैं वो भी अब जाकर के यात्रा कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो पूरी सराउंडिंग है वहाँ पर पहाड़ों की, उसको इससे नुकसान ही पहुँच रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी कहा कि वेदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है पहाड़ों के अंदर। हाँ। चाहे नीचे गौरीकुंड या दूसरे हेलीपैड से लेके केदारनाथ पहुंचने के लिए लगेंगे 15-20 मिनट ही, हो सकता है आधे घंटे से कम समय लगेगा। लेकिन एक तो मौसम में बहुत जल्द बदलाव आ जाता है। जितने हेलीकॉप्टर फ्लाइंग है, सबसे बड़ा गोल्डन रूल तो उनके लिए ये है कि सभी हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कांटेक्ट में रखनी पड़ती है। हर किसी वक्त अगर वो फ्लाई कर रहा है, ग्राउंड कांटेक्ट हैज़ टू बी मेड ऑल द टाइम। नहीं हो पाता, चांस लिया जाता है, बदलाव इतनी जल्दी होता है, आपके सामने क्लाउड्स एकदम से आ जाते हैं, आप यू आर ऑब्सक्योर्ड कंडीशन उसके अंदर फ्लाई। मैंने देखा है, मैं खुद गया हूँ, जब पैदल गया हूँ नीचे गौरीकुंड से केदारनाथ, और साथ में बगल में जो वैली बनी है उसमें हेलीकॉप्टर भी फ्लाई करते देखे हैं मैंने। और ऐसी कंडीशन आई कि जब क्लाउड्स आए तो आपको जहाज़ तो नहीं दिख रहा, और आई एम श्योर कि जो जहाज़ जो पायलट है उसको भी तो ग्राउंड नहीं दिख रही। तो ऐसी कंडीशन में भी फ्लाई कर रहे हैं। दूसरा, जितने ये फ्लाई करते हैं हेलीकॉप्टर या हमारे जो ये साधन हैं उन क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ों में हमेशा ये लाइट हेलीकॉप्टर होने चाहिए, आल्टीट्यूड की वजह से आसान रहता है ज़रा। और जितने ये ज़्यादातर तो हेलीकॉप्टर्स हैं सिंगल इंजन है, सिंगल पायलट भी हैं। जनरली एक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट कुछ ना कुछ एक दूसरे को मदद करने के लिए, देखभाल करने के लिए, जानकारी के लिए तो एक दूसरे को बताते, लेकिन ये है सिंगल पायलट है तो उसको वो ही इज़ द होल सोल, सब कुछ करना है, टेरेन भी देखनी है, वेदर भी देखना है, अगल बगल भी सब कुछ जानकारी देनी है। ह्यूमन माइंड है, गलती किससे होती है? गलती तो उससे ही होगी और होती है। कोई भी तो ऐसा साल नहीं गुजरा ठीक जिसमें कि हमारा कोई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट ना हुआ हो। कोई साल गिनाइए इन्हीं सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, या इन यात्रा के दिनों में आए दिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है। देखिए, एविएशन में तो एवरीथिंग इज़ नॉट सेफ, हमें तो रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर है तो, लेकिन इन क्षेत्रों में रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और विशेषकर मानसून के दिनों में तो अनप्रडिक्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले कहा, बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ऐसे स्थितियां देखने को मिलेगी कि उसमें देयर इज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप बीच में हैं, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, सो यू प्रेस ऑन। और उस चक्कर में कभी यू डू नॉट नो कि ये हिलॉक जो है तुम्हारे से कितना दूर है, कितना दूर रह गया, लेफ़्ट है राइट है कैसे है। एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं। मशीन फेलियर भी होते हैं, उसके कारण भी होता है ज़रूर, इंसिडेंट ज़रूर कम है। टेक्निकल एरर ज़्यादा है, ह्यूमन एरर ज़्यादा है। वो इसी कारण है कि वहाँ वेरिएबिलिटी ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा है। जो आपके मैनेजेबल सिचुएशन है, दैट पॉसिबली क्रॉसेस द लिमिट आल्सो। ओके, सो उसके चलते हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ज़रूरी है कि हम गाइडलाइंस रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मापदंड नहीं बनाए गए हैं, बाकायदा हैं, हम उनका उल्लंघन करते हैं। जब भी करते हैं तो उसमें ये स्थिति पैदा होती है और जो इसका विशेष मुख्य रूप से कारण बनती है। जी,
हमने मौसम को बदलते हुए बीते बहुत समय में देखा है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अब शायद जो सर्दियां हैं वो आगे खिसक गई हैं, जितना मुझे समझ आता है। अब शायद जो गर्मियां हैं उनका समय बदल गया, और इस बार तो ये जो मॉनसून पहले आ गया है, तो क्या ये वाकई समझा जाए कि मई के महीने में जिस तरह से बारिश हो रही है तो अब मॉनसून थोड़ा पहले खिसक चुका है? देखिए, ऐसा हम ऑथेंटिकली नहीं कह सकते, इसलिए आज़ादी के बाद से 1947 के बाद की बात करें, आज के दिन में 79 वर्ष हो गए। 79 वर्षों में 13 वर्ष में ही मानसून 1 जून को आया है। बाकियों में मई के महीने में 34 बार और जून के महीने में 32 बार बराबर। तो कोई लार्ज ऑसिलेशन मानसून वेरिएशन को देखने को मिले तो वो नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों की बात करें, 10-15 सालों 12-15 सालों की बात करें, मानसून अगर जल्दी आता भी था तो 1-2-3 दिन 30 मई को आ गया, 31 को आ गया या 29 मई को आ गया, ऐसा हुआ। लेट ज़रूर हुआ, 2 बार लेट आया है। 8 जून को आया है तो 2019 में भी आया है, 2023 में भी आया है 8 जून। लेकिन अगर पहले आता था तो 1-2 दिन इतना ही वेरिएशन था। और इस बार तो 24 अप्रैल बहुत 24 मई को तो बदलाव तो है, लेकिन ऐसा नहीं है पहले नहीं हुआ कभी। सबसे जल्दी अगर मानसून अपने रिकॉर्ड में कभी आया था तो वो 17 मई 1962 को आया था। 17 मई 1962 को उसका ऑनसेट हुआ था। और सबसे लेट कहें 18 जून 1972 को, 18 जून तक। तो इतनी वेरिएबिलिटी है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा हो रहा है। हालांकि 2009 में की बात करते थे जब, तो 23 मई को भी आया था। तो बहुत सारे इंसिडेंट हमें मिल जाएंगे आगे के पीछे के ऐसे करके। पर हाँ, जब भी सामान्य से ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है तो उसका कारण हमें ढूंढना पड़ता है कि क्यों आया, जो कि इस बार के कारण हैं। और इसका ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया, उसका अनुमान पहले से लगाया गया था और ऐसी भविष्यवाणी की भी गई थी, फोरकास्ट भी दी गई थी। इस बार मानसून समय से पहले आएगा, लेकिन कितना पहले आएगा ये नहीं, अंदाज़ ये नहीं सटीक था कि 24 अप्रैल को ही आ जाएगा, कभी 27 के भी आसपास आ सकता है, 28। तो इसलिए मौसम जो है साइकिल में, वेदर साइकिल में क्लाइमेट चेंज के कारण ही बदलाव तो ज़रूर है। कुछ तो उसका कारण रोटेशन ऑफ द अर्थ भी होता है, जिसका एक्सेस ऑफ द अर्थ, उसमें भी तो कुछ चाहे बहुत हल्का सा ही करिए, उसके टिल्ट में जो है फ़र्क तो हो रहा है। मौसम का सारे जो सीज़न आते हैं किस लिए हैं? ये अर्थ की वजह से ही है, उसकी रोटेशन की वजह से, उसके टिल्ट के कारण ही है, उसकी जो रोटेशन है वो उसके कारण ही है। तो उसमें बदलाव तो ज़रूर है, लेकिन वो बदलाव इतना ज़्यादा नहीं है कि एकदम से हमें 5-10 सालों में हमें इतना बदलाव देखने को मिले। चाहे मानसून साइकिल कहिए या दूसरे जो हमारे विंटर साइकिल है या प्री मानसून साइकिल है, कि उसमें इतने ज़्यादा बदलाव आ जाएं, पर ये विजिबल है। मैं तो कह रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है लगभग 25-30-40 साल पहले की बात करें, जिस तरह का मौसम होता था, आज तो वो मौसम देखने को नहीं मिलता है। हाँ। हम जब स्कूल में जाते थे तो उन दिनों में मेरा होम टाउन पठानकोट है, बहुत वर्षा होती है, तो हम पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं चढ़ी। चढ़ी का मतलब है कि दिनों दिन बारिश लगी रहती थी, मौसम खुलता ही नहीं था। हाँ। 3 दिन 4 दिन जो है मौसम एक जैसे बंद हो गया, ढक्कन लग गया जिसको कहते हैं, वो उस तरह का था। अब कहाँ, मैंने तो नहीं देखा अभी भी मैं जाता हूँ उन जगहों पे, पर मुझे तो अभी नहीं मिला। तो ये बदलाव है। ये बदलाव क्यों है? वैसे तो हम सब लोग चर्चा करते हैं क्लाइमेट चेंज की, बदलाव उसी के कारण ही है। हम रियलाइज़ करें या नहीं करें, क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए रियलिटी। बहुत बार हम संतुष्ट हो जाते हैं ये सोच के 1 डिग्री का ही तो बढ़ाव है तापमान में, कोई बात नहीं, और 1 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हालांकि ठीक है, हेवन इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, बट मुश्किलात तो आपकी बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज आपको एक बहुत बड़े खतरे की तरफ लगातार ले जा रहा है। शायद हम अपने जीवन काल में वो समय देखें या नहीं देखें, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, आने वाले पुश्तें हैं, उनको ज़रूर उसका जो है भुगतना पड़ेगा, उसका खमियाजा।
उसका ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसके बारे में। अगर आपको याद हो, COP29 हुआ, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम COP27, 28, 29, लास्ट 29 हुआ था, बाकू में हुआ था, अज़रबैजान में, नवंबर के महीने में, ठीक है। उसका फोकस अब शिफ्ट हो गया था, उसमें फाइनेंस ज़्यादा फोकस था रादर देन कि क्लाइमेट चेंज की तरफ भी कुछ कहा जाए। हालांकि फाइनेंस किसके लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, उनके फाइनेंस के लिए उनको मदद दी जाए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे अपेक्षा की जा रही थी उनकी मदद करें। इस बार जो COP30 होगा, ब्राज़ील में होगा, नवंबर में ही होगा, उसका थीम या फोकस चेंज हो गया है, एडाप्टेशन। कहने का मतलब क्या कि क्लाइमेट चेंज में अगर कुछ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर वी लर्न कि रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज बिल्डअप करें। और एडाप्टेशन का मतलब है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको एडॉप्ट करने की तरफ थोड़े कदम बढ़ाएं। मतलब जो हो रहा है ये पार्ट ऑफ दैट स्ट्रीम, उसके साथ चलें। तो जो कि कहने दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे कंट्रोल में है नहीं, एक्टिविटीज़ वगैरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा है जिसके कारण चीज़ें बेहतर हो जाएं। आज शुरुआत अगर करेंगे भी दशकों लग जाएंगे उसका कुछ असर देखने में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रॉब्ली इसी के चलते मेरा तो अपनी सोच यही है कि अगर एडॉप्टेशन का मतलब है कि उसके साथ जीना सीखना चाहिए, कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम कैसे सर्वाइव करें बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन ये क्या कहने में जितना आसान है, होने में क्या उतना ही मुश्किल नहीं है। आपने कहा 1 डिग्री हर साल बढ़ता है, तो हमें लगता है ठीक है 1 डिग्री से हो ही क्या जाएगा। मैं उसको भी अगर कम करके बोलूँ कि आधा डिग्री हर साल बढ़ रहा है, तो भी तो आने वाले 20 साल में 10 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। मतलब अभी हम अगर 42-43 देखते हैं दिल्ली और ये पूरा नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर, तो वो क्या अगले 20 साल के बाद हमें 50-51 डिग्री तक दिखाई देने लगेगा। देखिए, हर साल तो 1 डिग्री अपेक्षा नहीं है। प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेके अभी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है इतने सालों में। और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है उतना समय ना लगे, कम लगे, लेकिन कुछ ही दशक लगें जिसमें कि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। कहने की बात है कि 1 डिग्री, लेकिन पहले मैंने जिक्र किया कि ग्लेशियर कोलैप्स हो रहे हैं, स्नो लाइन नीचे आ रही है, मौसम में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोफ की इंसिडेंट्स बढ़ते जा रही हैं। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं धीरे धीरे करके वो डिप्लीट होती जा रही हैं। मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, इंडिया की नहीं, इट्स वर्ल्ड वाइड दैट द इट्स glaciers are collapsing, it is shrinking, so much of जितनी स्नो है वो हर साल पिघल के समुद्र का हिस्सा बन जाती है, जिसके कारण समुद्र का जो सतह है, जो मीन सी लेवल बोलते हैं उसको, वो बढ़ रहा है। उसके जो कोस्टल स्टेशन है उन पे खतरा आ रहा है। एक समय आएगा जिसमें कि वो लेवल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने के कारण क्या होगा? वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी आपका शोर तोड़ के अंदर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा? सो हम वी आर इनवाइटिंग अनदर प्रॉब्लम वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत जिस पे हमें जूझना पड़ेगा, चाहे आने वाले दिनों में ही हो, हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा उसके बारे में। जी, आपने क्योंकि ये तटीय वाले जो हमारे शहर हैं उनकी बात की, मैं एक डेटा अगर व्यूवर्स को बताऊं सर, आईपीसीसी की तरफ से ये बताया गया, उनकी जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि कैसे हर साल जो वाटर लेवल है, सी वाटर लेवल है, वो बढ़ रहा है, जैसा आपने भी अभी बताया। और अगर इसी तरह तापमान और बढ़ा, 2 डिग्री जब और बढ़ेगा, तो हमारा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुरी, ये जितने शहर भारत के हैं, इनमें बहुत से इलाके ऐसे होंगे जो 2035 तक, बहुत दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 2025 चल रहा है, 2035 तक ये हर साल बाढ़ की भी चपेट में आ सकते हैं, और 2050 तक इसके कुछ हिस्से स्थायी रूप से डूब सकते हैं, परमानेंटली। तो ये तो फिर हमारे लिए तो ये सारे शहर बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि इस खतरे से तो हमें जूझना पड़ेगा। देखिए,
कुछ कंट्रीज़ अभी भी हैं, जैसे नीदरलैंड है, यूरोप का कंट्री है, वो जो है मेन सी लेवल से नीचे है, उसकी तटवर्ती क्षेत्र है कि पूरा कंट्री, कोई भी कंट्री मीन सी लेवल से नीचे नहीं है, लेकिन जो कोस्टल स्टेशंस हैं वो मीन सी लेवल से नीचे हैं। नीदरलैंड एक उसका एग्जांपल है। प्लैनेट अर्थ पे सबसे लोएस्ट अगर पॉइंट है अर्थ पे, वो डेड सी पे है, जिसके इर्द गिर्द ये जो आपका इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन, ये वाली जो मिडल ईस्ट की पॉकेट है, ये यही है डेड सी के आसपास। ओके, सबसे ज़्यादा खतरा इन क्षेत्रों पे भी मंडरा रहा है। इसके साथ साथ जो बाकी जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे, जिसके कारण कि ज़्यादातर प्रोमिनेंटली इजिप्ट का क्षेत्र है, बांग्लादेश है, मालदीव है, ये सभी कंट्री उसी में है, इंडिया भी उसी में ही, उसी लिस्ट में आएगा। आपने जिन क्षेत्रों का जिक्र किया, ये तो मेन सिटीज़ हैं, क्योंकि मेट्रोज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। हम उन क्षेत्रों को भूल रहे हैं जो हो सकता है छोटी छोटी जगह हों, लेकिन वहाँ भी ये तापमान बढ़ जाने के कारण वहाँ भी सी लेवल बढ़ेगा। इट विल ईट अप योर स्पेस, जो ऑन शोर स्पेस है उसमें इंट्रूड करेगा, इंग्रेस करेगा, तो उसके कारण खतरा आए दिन बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, हो सकता है हमें साल, 2 साल, 4-5 साल में देखने को ना मिले, लेकिन दशकों के हिसाब से बात करें तो दशकों में तो मानसून में भी चेंज हुआ है, रेनफॉल में चेंज हुआ है, तापमान में चेंज हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी चेंज हो गई है। अलग अलग ओशंस में अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये एक समय है जब हम इसका संज्ञान लें और इसके बारे में सचेत हो जाएं, पर नहीं हो रहा। ये चीज़ें ऐसे ही चलती जा रही हैं। तो दिन तो बहुत दूर नहीं है, ठीक है, कुछ दशक की बात ही है, पर जिन भी सिटीज़ की आपने जिक्र किया है, उनका बाकायदा वो थोड़ा ख़तरा है उन पे। इसी कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, तापमान बढ़ने के कारण, जो भी अगर समुद्र का तापमान या स्नो लाइन या ग्लेशियर या जो भी जब कलेप्स होंगे, मैंने जैसे कहा, आ जाके वो पानी सब कुछ वो जो है वो समुद्र में ही आएगा और मेन सी लेवल और जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो वही पानी जो है आपके क्षेत्रों में, कोस्ट लाइन में, इंडिया की कोस्ट लाइन 7000 किलोमीटर है, 7500 टू बी एग्जैक्ट। और इसमें अगर जो आइलैंड्स की बात करें, जैसे बे आइलैंड्स की एक तरफ एक चेन है, 100 से भी ज़्यादा आइलैंड होंगे, और इसी तरह लक्षद्वीप साइड में बहुत सारे इसी मात्रा में यहाँ भी हैं। तो लुप्त हो जाएंगे कई आइलैंड, तो हमारे पास नहीं रहेंगे। खतरा तो बहुत हाई स्केल का है, मंडरा रहा है, विजिबल भी है, जानकारी भी है, लेकिन समय रहते हम अगर नहीं कुछ कर पाए तो हमें उससे जूझना पड़ेगा। एक रियलिटी है। अब उसके बारे में क्या है, ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री का या किसी एक सेक्शन की जिम्मेवारी है कि उसमें थोड़ा सुधार लाया जाए या उसको कैसे टैकल किया जाए। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इसलिए सबको इकट्ठे जूझना पड़ेगा, पर वो काम नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में लाने के लिए। पैसे के बिना तो नहीं कुछ भी होता, पैसा तो लगेगा। अब कुछ मजबूरी ये है कि जो ग्लोबल साउथ वाले कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इतने रिसोर्सफुल नहीं हैं, मुश्किल है उनके लिए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हाँ रिच कंट्रीज़ हैं, उनको आगे आना चाहिए, करना चाहिए। फंडिंग के लिए वो है। यूएस तो पहले ही हैज़ पुल्ड आउट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एस्पेक्ट्स, जबकि किया धरा उनका ही सबसे ज़्यादा है। तो पर अब कुछ किसी को नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन करना कि भाई किसकी कितनी है, उससे जिसने किया है वो तो दूर दूर भाग रहे हैं, वो तो पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि भाई जो है सो है। हाँ। तो इस सब के चलते मुश्किल की है जो थोड़े पुअर कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा विकसित नहीं है, उनके लिए ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा ही लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम का हल तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, तो इसी तरह ही हमें जूझना पड़ेगा। अगर किसी तरह हो सकता है असमंजस की स्थिति ना रहे, और जो भी चाहे अगली कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो होगा, कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन तो
पेरिस एग्रीमेंट से लेके चला था और अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं और बीच में मुझे आई एम अफ्रेड कि कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो इसलिए कुछ ना कुछ बुद्धिमत्ता इसी में होगी कि अगर हम फर्मली एक रिजॉल्व लेके अगर कदम उठाए जाएं कि ये तभी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। हालांकि सभी को ही इसका फ़ायदा होगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वल्नरेबिलिटी तो सबके लिए एक जैसी है। तो इसलिए सुझाव यही है कि ऐसे जब भी कोई स्टेज हो, कोई फोरम हो या ऐसे मंच जब अवेलेबल होते हैं तो उनमें इसके बारे में सीरियसली डिस्कशन करके कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएं और उसको फॉलो अप किया जाए ताकि उसका विजिबली हमें देखने को फ़ायदा मिले अगले कॉन्फ्रेंस तक। जी। हम जब कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई वीडियो अचानक से यूट्यूब व्हाट्सएप पर आ जाता है तो वो कितनी सही जानकारी है वो हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन जब हमारे साथ कोई एक्सपर्ट हैं और वो भी उन बातों पर मुहर लगा रहे हैं तो वो बातें पुख्ता हो जाती हैं। जैसे अभी सर आपने कहा, मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा ही था कि हमारे जो कोस्टल एरिया हैं वो कैसे वहाँ पर ख़तरा है, या 2050 तक ये जो बड़े शहर हैं हमारा चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इनमें भी बहुत से हिस्से डूब जाएंगे। अब आपने बाकायदा उसके ऊपर मुहर लगा दी है और ये बता दिया है कि कैसे हमारा कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। तो मैं विश्व की तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम तो फिलहाल अपनी ही बात यहाँ पर कर सकते हैं। मुझे आप एक चीज़ और बताइए सर, आपने कहा कि बहुत बड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है लेकिन बड़े कदम उठाए जा नहीं रहे हैं। अब सरकारें क्या करती हैं उसमें तो हमारा कोई बस है नहीं, लेकिन मेरा वो व्यूवर जो आपको इस वक्त देख रहा है, एक आम आदमी जिनके लिए आपने शुरू में भी मैसेज दिया कि भैया सतर्क रहो, पहाड़ी जगहों पर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो हम अपनी भी सुरक्षा के लिए, देश के लिए भी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक आम आदमी भी कुछ कर सकता है क्या? हम तो एक एसी और एक गाड़ी वाले हैं सर, ज़्यादातर लोग। आम आदमी केवल एक समूह बना के, ग्रुप बना के केवल एक प्रेशराइज ज़रूर कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये किसी एक देश का मामला नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट हैज़ टू बी देयर। तो आम आदमी के बस का सिर्फ ये है कि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, उसको हम थोड़ा बदल ज़रूर सकते हैं। जो भी कारण बनते हैं इन सब के जिसके कारण तापमान बढ़ता है वो तो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। एक आम आदमी भी जो व्हीकल है, चाहे वो 4 व्हीलर ना हो गए, 2 व्हीलर तो चलाता है। बहुत सारी संख्या है, पैदल जाने वाले या साइकिल वालों की संख्या तो अब है ही नहीं, अब तो देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो उनका योगदान भी तो हो सकता है इनमें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करें और कम से कम एमिशन हो। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा होता नहीं है। तो आपने पूछा कि योगदान क्या हो सकता है। योगदान, छोटा छोटा योगदान भी मायने रखेगा। अगर हम किसी तरह ही ये कार्बन जो फुटप्रिंट्स हैं उनकी मात्रा कम कर सकें, और वो कम तभी होगी जब हम अपनी एमिशंस को है, चाहे वो व्हीकुलर एमिशन है या किसी भी तरह की जो है, उसमें थोड़ा हम काबू पा सकें, कम कर सकें। वही रीज़न है। तो आम आदमी इतना तो ज़रूर कर सकता है कि उसका संज्ञान ले। ऐसा हम सोचिए हमारा तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। छोटे छोटी चीज़ों से ही फ़र्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें मिल के अगर कोशिश करेंगी तो वो भी ज़रूर कुछ ना कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। अगर मैं जो मौसम विभाग की चेतावनी है बारिश को लेकर के इस साल की, कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, जितना मैंने पढ़ा है शायद 106% के आसपास कुछ बताया गया है, आप उसको ठीक करेंगे। तो मैं अगर इसे किसानों के लिहाज से भी समझना चाहूँ तो क्या उनके लिए ये बुरी खबर है, सामान्य से ज़्यादा बारिश? नहीं, मैं बुरी खबर नहीं कहूँगा। देखिए, स्काईमेट ने हमने अपना पूर्वानुमान दिया है 103% का। एक आंकड़ा है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, 50 साल की आंकड़े लेके उसके बेस पे एक आंकड़ा बनाया जाता है कि मानसून में कितनी वर्षा होती है, और वो आंकड़े हर 10 साल बाद बदल सकते हैं, क्योंकि पहले 10 साल निकाल दो, अगले 10 साल के आंकड़े और डाल देंगे तो एक फ्रेश हमें डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा था भी। जैसे आज के दिन में आप 868 जो मिलीमीटर वर्षा है पूरे मानसून की, वो पहले 25 मिलीमीटर ज़्यादा होती थी। आप 15 साल पहले की बात करें तो पहले करीब 89 सेंटीमीटर थी, अब वो घट के 86.8 लगभग 87 सेंटीमीटर है। तो उसमें बदलाव आ रहा है। तो देखिए, वो बदलाव किस लिए है? वही तो चेंज है मानसून का, वही है, सब कुछ बदल रहा है, आंकड़े बदल रहे हैं।
पैटर्न उसका बदल रहा है। लेकिन जो इस बार का मानसून है, जल्दी आने का मानसून जो है किसानों के लिए अच्छी खबर है। वो इसलिए हमारे देश में मानसून पूरा कवर करने के लिए 1 महीने से ज़्यादा समय लगता है। 1 जून को अगर केरल में आता है तो बॉर्डर पोस्ट जो राजस्थान की हैं, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पहुँचते पहुँचते सामान्य तिथि 8 जुलाई है। तो 38 डेज़, 38 दिन लग गए उसको। तो इसी तरह हालांकि उसमें फेरबदल होता है, कभी थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाता है, कम समय लगता है, और कभी उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है। तो कहने का मतलब है इतना लंबा समय लगता है उसको कवर करने में। तो इसलिए हमारे देश का किसान क्या करता है, हर भाग का जो किसान है वो उसको करीब करीब अंदाज़ होता है कि मानसून कब आएगा। वो अपना खेत उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करता है। बुआई जिसको बोलते हैं, अभी खरीफ फसल की बुआई, नुकसान आपने बोला वो इसलिए नहीं है कि जो रबी की फसल है वो कट चुकी है, वो कट के बाज़ार में भी, मार्केट में भी आ गई है। तो हमारी कोई स्टैंडिंग क्रॉप्स कोई ऐसी नहीं है जिनको नुकसान होने वाला है। कुछ क्षेत्रों में होता है जो क्रॉप साइकिल चेंज करते हैं, उनमें शायद हो सकता है किसी किसी जगह कुछ कोई फसल हो, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडली जो रबी क्रॉप्स हैं वो तो तैयार होके कट के मार्केट में आके सब कुछ उसका करीब करीब फाइनल हो गया। अब खरीफ सीज़न है, खरीफ सीज़न का इसकी बुआई ही अभी आज के दिनों में या जून के महीने में तो एक्सटेंसिव और जुलाई तक चलती है। वो इसलिए जैसे मैंने बताया मानसून की शुरुआत जैसे ही होती है तो किसान यही कोशिश करता है कि वो अपने खेत को तैयार कर ले, बुआई कर दे, ताकि उसकी बुआई करने के कुछ दिनों के अंदर ही मानसून की कोई बौछार देखने को मिले और उसके खेत में पानी मिल जाए। क्योंकि मानसूनी वर्षा जो कुदरती जो बारिश है उससे तो किसान का खर्चा बहुत बचता है। आर्टिफिशियल मीन्स से अगर उसने अपने खेत में पानी देना है, सिंचाई करनी है, इट कम्स विद सम कॉस्ट, पैसे लगेंगे उसका खर्चा होगा, काफ़ी खर्चा ज़्यादा होगा। तो अगर मानसून के साथ वो अपने खेत की बुआई प्लान करता है, और आजकल तो पूर्वानुमान अवेलेबल है, फोरकास्ट अवेलेबल है, करीब करीब थोड़ा बहुत फेरबदल ज़रूर हो जाता है, लेकिन इतना तो अंदाज़ है कि किसी क्षेत्र में कब मानसून आएगा, कब वर्षा होगी, इतना तो है। तो किसान उसके हिसाब से अपना खेत तैयार करेगा। केरल, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की, तो शुरुआती दिनों में ही, क्योंकि पता है 1 जून के आसपास आएगा तो वो पहले ही तैयार करेगा। पंजाब में करना है, अगर मानसून की वर्षा पे करना है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत जून एंड में मानसून आता है तो वो थोड़ा उसको डिले कर लेगा। पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वो पहली सप्ताह है जुलाई का, तो उसलिए जल्दी बारिश आना तो एक अच्छा संकेत है। क्यों? उसकी सॉइल मॉइस्चर बढ़ जाता है, हवा में नमी बढ़ जाती है, तो ये एक अच्छे साइंस हैं जो फसल के लिए, जो बोने के लिए और उसके शुरुआती दौर के लिए अच्छे साइंस हैं। खतरा तो तभी होता है, नुकसान तभी होता है जब वो थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी हो जाए, फ्लडिंग रेंज आ जाए। हालांकि कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हुई भी है। अगर आप मुंबई की बात करें तो अच्छा जल्दी भी आया है मानसून, और बहुत तेज स्ट्रॉन्ग, बहुत ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड। कोलाबा में लगभग आज के दिन में 460 मिलीमीटर बारिश हो गई है, जो कि बारिश लगभग जून में होती है इतनी। मई में बारिश नहीं होती है, नाम मात्र होती है। 11 मिलीमीटर एक महीने में होती है बारिश मई में, और उसकी जगह करीब करीब 450 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा। तो वो तो थोड़ा अनमैनेजेबल सिचुएशन है। तटवर्ती क्षेत्रों में तो थोड़ा ऐसी स्थिति है, चाहे केरल की बात करें, कोस्टल कर्नाटक की बात करें या कोंकण रीजन की बात करें, है। लेकिन ज़्यादातर भीतरी भाग जो हैं, जो मैटर करते हैं ज़्यादा, उसमें ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनी। और आने वाले दिनों में, जैसे मैंने अभी कहा, 40% एरिया विशेषकर महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्र में मानसून कवर कर चुका है। तेलंगाना पूरा, कर्नाटक पूरा, तमिलनाडु, केरल, गोवा समेत इन सब में, और वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा कंप्लीट, जितनी 7 स्टेट्स हैं उससे बढ़ के आगे भी सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल तक मानसून पहुंच गया है, वो पहुंच चुका है। 40% एरिया देश का मानसून से कवर हो चुका है। हालांकि उसमें अभी थोड़ी ब्रेक लगेगी आने वाले दिनों में, और 2-3 दिन की बात ही करें, यही चाल तो नहीं रहेगी। यही तो वेरिएबिलिटी है, इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी जो मानसून की है वो इसी में ही है। और फिर हम उसके बाद शायद हमें इंतज़ार करना पड़ेगी भाई बारिश और कब आएगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, और भीतरी भाग जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, कि भाई वहाँ बारिश कब आएगी। हालांकि
सामान्य तिथि वहाँ भी 15 जून के बाद ही है। बिहार झारखंड के क्षेत्रों में सामान्य तिथि 15 जून है, और उससे और आगे चले जाएं तो 20 जून के आसपास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें, समय तो बहुत है। अभी तो हम मई के आखिरी दिनों में हैं, तो सामान्य तिथि के लिए भी समय है। पर लेकिन एक सेंटिमेंट से बन जाते हैं कि बाकी जगह मानसून आ गया है, हमारे भी हो सकता है जल्दी आ जाए। तो इसलिए मैंने जैसे कहा कुछ ब्रेक्स ज़रूर लगेंगे उन क्षेत्रों में जो पूर्वी भाग हैं हमारे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमें इसके लिए थोड़ा तैयार भी रहना चाहिए। मैं स्टॉल तो नहीं कहूँगा कि पिछली बार जैसे हुआ था मानसून काफ़ी देर के लिए स्टॉल हो गया था, लेकिन कमज़ोर ज़रूर पड़ जाएगा, स्लगिश हो जाएगा। और जब एक सप्ताह से अगर ज़्यादा बारिश 10 दिन तक नहीं होती है तभी हम कहते हैं कि स्टॉल हो गया। हाँ। तो अभी इतनी जल्दी कह पाना कि क्या परिस्थितियां बनेगी, कितनी देर तक मानसून कमज़ोर रहेगा, अभी इस वक्त तो कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कमज़ोर तो ज़रूर पड़ जाएगा। जितनी उसकी चाल थी अभी तक, अच्छी वर्षा, भारी वर्षा हुई है बहुत सारे क्षेत्रों में, उसके कारण भी थे। बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बना है जो डिप्रेशन था, इस साइड में कोंकण तट पे भी एक डिप्रेशन था, वो दोनों अब करीब करीब ख़त्म हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला भी अभी ख़त्म हो जाएगा, कल तक वो भी सामान्य परिस्थिति बन जाएगी। और उसके बाद मानसून में थोड़ा ब्रेक लगेगी। वो ब्रेक विशफुली बहुत लंबी ना चले, क्योंकि किसान चिंतित हो जाता है जब परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अनड्यू डिले होता है, तो उसका कुछ ना कुछ चिंताजनक स्थिति तो ज़रूर बन जाती है। पर मानसून ये है, sometime it gives you anxious moments, sometime it's very liberal and gives you some pleasant and happy moments, but it's a part of monsoon. Okay? ऐसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा, और होपफुली विशफुली उन क्षेत्रों में भी बिना ज़्यादा देरी के मानसून आए, ऐसा हमारी भी इच्छा है। ख़ास करके सर ने अब जो किसानों के लिए सलाह दी है, या मुझे लगता है ये वाला जो सवाल का जवाब आपने दिया है वो हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो किसी आप ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका खेती से जुड़ाव है, तो प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि किसानों के लिए भी आज का ये जो पॉडकास्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो, हेल्पफुल हो, उन्हें भी इससे मदद मिल पाए। तो सर, अब अगर मैं लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ूँ पॉडकास्ट में और ये समझना चाहूँ आपके अनुभव के आधार पे, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा बता पाना आगे फोरकास्ट, लेकिन क्या ये जल्दी बारिश और समय से ज़्यादा बारिश का जो पूर्वानुमान है वो क्या आगे बाढ़ के ख़तरे का भी संकेत दे रहा है? देखिए, कोई इतना ज़्यादा बारिश का भी पूर्वानुमान नहीं है या फोरकास्ट नहीं है। चाहे आप 103% कहिए जो स्काईमेट ने दिया है, या 105, 106 जो अपनी नेशनल वेदर एजेंसी है उन्होंने दिया है, 105-6 लेके चलेंगे तो हल्का सा वो अबव नॉर्मल होता है, लोवेस्ट साइड ऑफ अबव नॉर्मल। और अगर स्काईमेट का लेके चलेंगे 103%, वो हाईएस्ट साइड ऑफ नॉर्मल है। तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है वर्षा कि जिसके कारण हमें चिंता का विषय बन जाए कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सीज़न तो किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगी, फ्लडिंग सिचुएशन हो जाएगी, कहीं कहीं बाढ़ का ख़तरा बन जाएगा। देखिए, मानसून का सीज़न जो है 4 महीने तो हम लेके चलते हैं, जून से सितंबर। शुरुआत जैसे इस बार ही हुआ, वैसे तो हमारे जो बे आइलैंड से 15 मई से शुरुआत हो गई थी, और इस बार वैसे ही पहले शुरुआत है। मानसून की शुरुआत आजकल ज़्यादा देखने जल्दी आने में और लेट एग्जिट करने में एक पैटर्न ये भी है। वैसे नॉर्मली पूरे देश से 15 अक्टूबर के आसपास मानसून वापस चला जाता है। कहने का मतलब है कुल मिला के कहें तो 5 महीने का, 4 महीने का ना लेके 5 महीने का समय रहता है। लेकिन इतना लंबा समय है, हर समय एक तरह की अच्छी सी चाल रहे, अच्छी वर्षा रहे, उन क्षेत्रों में रहे जहां हम चाहते हैं, उस समय पे आए जिस समय हम चाहते हैं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे कृषि प्रधान एरियाज़ हैं, क्षेत्र हैं, जिनको हम कहते हैं मॉनसून रेनफेड जोन, और उसके साथ साथ कुछ मॉनसून कोर मंथ्स। मॉनसून कोर मंथ्स की बात करें, इन सब जो मैंने 4-5 महीने की बात की, जुलाई और अगस्त का महीना कोर मानसून मंथ्स हैं, जिनमें बहुत एक क्रूशियल है मानसून के लिए भी, किसान के लिए भी। और इस कोर मानसून मंथ्स में जो मानसून रेनफेड जोन है वो है हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके साथ लगे हुए राजस्थान के क्षेत्र,
पूर्व में जाएंगे तो इवन छत्तीसगढ़, बिहार, ये वाले झारखंड जैसे क्षेत्र ये बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं मानसून रेन पे, इसलिए हम इनको कहते हैं रेन फेड जोन। तो इन क्षेत्रों में अगर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, एडिक्वेट रेन्स नहीं आती हैं, रेन्स तब नहीं आती हैं जब चाहिए, तो फिर मुश्किल समय देखने को मिल सकता है। बाकी जहाँ तक बाढ़ की स्थिति है, कुछ एक इंसिडेंट तो हर मानसून में, कोई भी मानसून ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कि कुछ क्षेत्रों में हमें थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां देखने को मिलें कि जिनमें फ्लड लाइक सिचुएशन या कुछ ऐसा होता है, कुछ दिनों के लिए ही हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो हमारा प्रोन है बाढ़ के लिए। मेन रीज़न रहता है बाढ़ आने के लिए, ज़्यादातर रीज़न रहता है हमारे वाटर बॉडीज़, लेक्स हैं, नदियां हैं, विशेषकर नदियां, क्योंकि वो उफान पे आती हैं, अपने दे ब्रीच द बैंक्स, और उनमें से सारा पानी जो है इकट्ठा होके अंदर आ जाता है। आल्सो जो हमारे अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं, डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, जब वो भर जाते हैं अपनी सीमा तक, तो जब अधिक बारिश होती है तो आपने देखा होगा कोई गेट खोलने पड़ते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए, नहीं तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, अगर वो एक सीमा से ऊपर उसका लेवल चला जाता है तो फिर तो आपको पानी छोड़ना पड़ेगा। तो वो पानी छोड़ने से चाहे वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, उसी पानी से ही फ्लड लाइक सिचुएशन और डैमेजिंग सिचुएशन ज़रूर पैदा हो सकती है। तो मानसून सीज़न अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं गुजरा है कि जिसमें कोई एक आध एपिसोड भी ऐसा ना मिले, ज़रूर, और ऐसे भी इस बार भी संभावना ज़रूर रहेगी। पर पिन पॉइंट करना इस वक्त कि कौन से क्षेत्र ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे, वो कहना थोड़ा सा जल्दी होगी और संभव है भी नहीं। हालांकि ज़्यादा प्रोन पॉकेट्स जो हैं वो वही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें ब्रह्मपुत्रा के कारण एक ख़तरा हमेशा बना रहता है। और दूसरा जो ये जो क्षेत्र है अपना गुजरात का क्षेत्र है, दक्षिणी गुजरात का, और उसके साथ लगे जो मध्यवर्ती गुजरात का क्षेत्र, सौराष्ट्र का क्षेत्र, इनमें ख़तरा बना रहता है। और पश्चिमी तट तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती ही है, लेकिन वहाँ पे खेती बाड़ी का ज़्यादा कुछ, इट्स नॉट अ कोर पॉकेट फॉर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। अदरवाइज सबसे हैवी रेन्स का जो पॉकेट है वो कोस्टल कर्नाटका है, जो मैंगलोर का क्षेत्र है। उससे आगे जाएं तो इवन गोवा आल्सो, उससे कम जाएं तो केरल पे जून के शुरुआत में भी सबसे ज़्यादा भारी वर्षा पहले 2 महीनों में ही हो जाती है। इसी तरह कोंकण रीजन, मुंबई की बात करें, सबसे ज़्यादा जुलाई का महीना होता है, पर 4 महीने, और जो वर्षा होती है वहाँ केवल 4 महीनों में ही होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। अनलाइक इस बार जो हुआ वो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, नहीं तो बम्बई में केवल जून से लेके सितंबर तक और रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर तक कुछ बारिश देता है, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं होता है। मिड अक्टूबर के बाद से नवंबर दिसंबर से लेके जैन टू अप्रैल, इवन हाफ ऑफ मे, nothing happens. But then the nature sometime it defies, which has defied this time. And obviously बहुत भारी वर्षा हुई है, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, बहुत सारे क्षेत्रों में हुई है, अनप्रेसिडेंटेड हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस बार जो अबव नॉर्मल रेन या नॉर्मल जैसा हमने स्काईमेट ने दिया है, कोई चिंता का विषय नहीं है। एक आध बार ज़रूर जो डिप्रेशंस वगैरह कई बारी जो कारण बनते हैं वर्षा का अलग अलग भागों में, कभी कभी वो अंदर लैंड में आने के बाद थोड़े स्टॉल हो जाते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है, मल्टीपल वेदर सिस्टम है, ये नहीं है एक ही सिस्टम आएगा और उसी के साथ चलता रहेगा मौसम। जैसे मैंने कहा, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ या ट्रफ वो चलते रहते हैं, मध्यवर्ती भागों में बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में कुछ डिप्रेशन बनते रहते हैं। देश के दक्षिणी भागों में कहें तो और सारी वेव्स व ट्रफ वगैरह चलती रहती हैं। तो कभी कभी आपस में इंटरेक्शन के कारण एक कुछ दिनों के लिए फ्लड लाइक सिचुएशन ज़रूर बनती है, और इस बार भी होगी। ज़्यादातर जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं उसकी बात में जैसे कहा नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहेगा, और उसके साथ साथ जो गुजरात के क्षेत्र और साथ में लगे हुए सटे हुए जो महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है,
उसमें उसका खतरा रहेगा। और इस बार अनुमान के अनुसार जो जनरली ड्राउट प्रोन एरियाज़ रहते हैं महाराष्ट्र के, चाहे मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात करें, इस बार कुल मिला के मानसून में उन क्षेत्रों में, विशेषकर महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, अच्छी वर्षा और भारी वर्षा देखने को मिलेगी, और विशेषकर जो कोर मानसून मंथ्स होते हैं उनमें। तो इसलिए उसमें थोड़ी कुछ कई बार परिस्थितियां ज़रूर ऐसी बनेगी जिसमें किसान थोड़ा चिंताजनक ज़रूर स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा तो कभी भी हो जाए, कब भी हो जाए, वो हानिकारक है। तो कर तो नहीं सकते कुछ, कुदरत से तो नहीं पंगा ले सकते या उसको बदल तो नहीं सकते हम, लेकिन सावधानी ज़रूर बरत सकते हैं कुछ मायनों में, क्योंकि फोरकास्ट अवेलेबल रहेगा, प्रेडिक्शन अवेलेबल रहेगी, रिलाई करिए, अच्छी प्रेडिक्शन होगी, रिलायबल होगी, और उन मापदंडों के चलते अगर हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं तो उस ज़रूर इनिशिएट करने चाहिए। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे अगर कोई किसान जब अगर वर्षा कुछ दिनों नहीं होती है तो वो सिंचाई करता है, चाहे इरिगेशन जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, नहरों से, डैम से, जो कैनाल्स वगैरह जो लोकलाइज एरिया में है उनसे करता है। लेकिन अगर अनुमान है कि अगले 3-4 दिन में एक अच्छी वर्षा आने वाली है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और वो ज़मीन जो है ओवर सैचुरेटेड नहीं होगी, पानी को जब आएगा भी तो उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी। खतरा तभी बनता है जब लगातार बारिश हो और कुछ दिनों के लिए हो, क्योंकि ग्राउंड गेट्स सैचुरेटेड, वो पानी जाता नहीं है, कहाँ जाएगा, इसलिए उसके कारण खतरा ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति को, फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए अगर हम संभवतः कुछ स्टेप्स लें तो शायद स्थिति में कुछ ना कुछ हम सुधार भी ला सकते हैं और उसको कुछ हद तक बदल सकते हैं। टूरिस्ट के लिहाज से मुझे लगता है मैंने गोवा मिस कर दिया। अभी आपने अपने जवाब में जब गोवा बोला तो मुझे याद आया, हालांकि मॉनसून का वेदर पीक सीज़न नहीं है गोवा के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम समझना चाहें, जैसे आपने पहाड़ों का समझाया कि वहाँ अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कभी भी ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, क्या ये सिचुएशन गोवा के लिए भी रहती है या वहाँ के लिए आपकी चेतावनी कुछ अलग रहेगी? देखिए, गोवा का तो आजकल ऑफ सीज़न है, वैसे उसका सीज़न जनरली अक्टूबर एंड से नवंबर से शुरू होता है, दिसंबर जनवरी जो बेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि सर्दी तो होती नहीं है वहाँ, ठीक है, और गर्मी भी उन दिनों लोएस्ट जो है वो उन्हीं दिनों में होती है, तो आइडियल तो जाने का समय वही रहता है। लेकिन इस बार हमारे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और हमारे परिवार के लोग ही गोवा में गए हैं और यही सोच के प्लान किया था मई में कि मई में ऑफ सीज़न है, सब कुछ अवेलेबल रहता है, ईज़िली है, भीड़ भाड़ नहीं रहती है, गर्मी ज़रूर होती है। लेकिन इस बार अगर आपने पिछले 4-5 दिनों की बात करें, जब मुंबई में भारी वर्षा हो रही थी, पूरे कोंकण तट पे भारी वर्षा हुई, गोवा में बहुत भारी वर्षा हुई है, दैट इज़ अनसीजनल रेन्स। और इस बार मौसम वैसा नहीं है जैसा मई में जनरली होता है, देयर इज़ अ चेंज देयर आल्सो। अब थोड़ी वर्षा धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इतनी कम भी नहीं, और आने वाले दिनों में एक बार फिर से केरल और कर्नाटक समेत उनसे तो बारिश होगी। अनसीजनल इस बार जो रेन्स हैं गोवा में भी हुई हैं। आने वाले दिनों में हालांकि कोई ऐसा दिन बहुत कम ही बीतता है मानसून के दिनों में जब मुंबई में या गोवा में बारिश नहीं होती है, कुछ ना कुछ छिटपुट ही हो, हर दिन कुछ ना कुछ बारिश वहाँ होती है। और उसके बीच में जब कुछ स्पेल्स आएंगे, उनका पूर्वानुमान होता है कि कब भारी बारिश होने वाली है। मुंबई में भी, गोवा में भी कुछ घंटे या एक आध दिन आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, लेकिन बाकायदा इसके बारे में सटीक जानकारी अवेलेबल हो जाती है कि कब आने वाला है। तो इसलिए हालांकि कौन से टूरिस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, कोई अगर पहाड़ों में जाके बर्फ़ देखना चाहता है तो वो तो दिसंबर में भी जाके देख सकता है, पर अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है उन दिनों में हो सकता है हर एक के बस का ना हो उन दिनों में जाना। तो इसी तरह गोवा में भी अगर किसी ने बरसात के मौसम में बीच देखना है कि किस तरह का क्या सिचुएशन है, तो वो तो यही समय है जाने का, और बारिश में घूमना है तो फिर तो यही समय है जाने का। जैसे ही मानसून आ गया है गोवा में, अब तो लगातार वहाँ ऐसा ही मौसम बना रहेगा, तापमान ज़्यादा नहीं होंगे पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। शाम का समय, देर शाम का समय, रात का समय प्लेजेंट रहेगा ब्रीज के कारण। दिन के समय अगर
सूर्य निकल जाता है फिर तो गर्मी के कारण उमस बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तापमान चाहे 31, 32, 31, 32 डिग्री ही हो, पर फिर भी सल्टरी कंडीशंस वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट इंडेक्स को बढ़ा देती हैं, हीट इंडेक्स बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आप किस लहजे में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस कारण से जाना चाहते हैं, क्या सीज़न देखना चाहते हैं। अगर आपने वर्षा देखनी है और उसमें समुद्र का नज़ारा अगर देखना है कोस्टल स्टेशन में, तो यही है। मैंने करीब करीब अपने जीवन मैंने करीब करीब ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, सभी जितने हमारे स्टेशन हैं मैं उसमें रहा हूँ और मैं देखा हुआ हूँ, हर सीज़न देखे हुए हैं। ऐसा कोई सीज़न भारत में किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं है जब आपको वहाँ लोग ना मिले। संख्या में कमी या ज़्यादा ज़रूर हो सकती है किसी भी, चाहे पहाड़ों की बात करें, चाहे कोस्टल स्टेशन की बात करें, कहीं और पर्यटक स्थल हैं उनकी बात करें, लेकिन कोई भी समय ऐसा नहीं है कि जब आपको देखे कि अब तो कोई आ ही नहीं रहा। तो ऐसा ही गोवा के लिए भी है। तो गोवा का ऑफ सीज़न के चलते भी ये आजकल जाने का और मानसून के सीज़न के जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। एक आखिरी सवाल सर, क्लाइमेट चेंज आपके लिहाज से क्या है इंडिया को, अगर ध्यान में रखते हुए मैं पूछूं तो? क्योंकि अभी आपने कहा कि आपके बचपन में जब आप स्कूल में थे तब के वेदर और अब के वेदर में बहुत फ़र्क है। इनफैक्ट ये मैं भी महसूस कर पाती हूँ कि जिस समय मैं अब स्कूल में थी तो मुझे याद है 3-3, 4-4 दिन तक रेनी डे हो जाता था और स्कूल बंद हो जाते थे और लगातार 3 से 4 दिन बारिश होती थी, जो अब किसी भी टियर 2, टियर 3 सिटी में, गाँव में हमें नहीं दिखाई देती है। पहले की जो ठंड थी और अब की जो ठंड है उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो अगर मैं सिर्फ भारत के दृष्टिकोण में आपसे पूछूं कि क्लाइमेट चेंज आप कितना देख पा रहे हैं, पहली चीज़, और क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स ए रियलिटी, वो तो है। और चीज़ें कुछ ना कुछ अब बदल भी गई हैं पहले से। चाहे आप लाइफस्टाइल कहिए, वो भी बदल गया है। हमारे सुविधा साधन जो पहले होते थे उसके मुकाबले में अभी बदलाव है। अब देखें, हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं जो क्लाइमेट चेंज की तरफ और ज़्यादा हमें सतर्कता बरतने के लिए थोड़ा और सुझाव देते हैं कि हमें ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, जो मौसम में बदलाव है, हालांकि ऑन गोइंग प्रोसेस है, पर हमारे देखते देखते ही ये पिछले कुछ दशकों से कुछ बदलाव ज़रूर इस तरह से हुए हैं जिसका कई बारी तो मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा या इसमें कुछ हमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें हमें कोशिश यही करनी चाहिए, सब कुछ रिस्पॉन्सिबल जो है वो वार्मिंग की वजह से है। तापमान को किसी तरह से अगर हम कंट्रोल कर सकें, जो बढ़ते तापमान है उसको किसी तरह से कंट्रोल कर सकें। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, बार बार मैं इसी का ही जिक्र करता हूँ, उसको अगर हम किसी तरह कंट्रोल कर सकें या कम कर सकें तो मेरे ख्याल में तो स्थिति में सुधार ज़रूर हो सकता है। और बच्चों का जो लाइफस्टाइल उनका भी है, हालांकि दे गेट एक्लेमेटाइज आल्सो। जो जिसकी बात हम कर रहे हैं उन्होंने वो समय देखा नहीं है कि कैसे होता था, तो अप्रिशिएट करना किसी सिचुएशन को, पॉसिबली इट इज़ बेस्ट अप्रिशिएटेड व्हेन यू एक्सपीरियंस इट फिज़िकली। तो हमने वो किया हुआ है। हमारे बच्चों ने शायद वो समय देखा नहीं है, इसलिए उतना यू कैन नॉट अप्रिशिएट द सिचुएशन एज सच। पर ज़रूरी इतना है कि हम आने वाले दिनों में इसके बारे में जानकार रहें और इसके बारे में सतर्क रहें, सतर्कता बरतें। पिछले 10 साल अगर हम लें, सबसे गर्म अगर अभी के आंकड़ों में है तो पिछले 10 साल ही हैं। भारतवर्ष की बात करें तो जो हम सितंबर के महीने से शुरू हुए थे, हर महीना पिछले महीने से गर्म रहा है पिछले सालों की तुलना में। कहने का मतलब है कोई अंत नहीं है कि और कोई प्रमाण नहीं चाहिए ये दिखाने के लिए कि क्लाइमेट चेंज तो है। और उसके कारण जो गतिविधियां हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्यों हो रहा है, उसकी जानकारी होते हुए भी हम शायद उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कंक्रीट जंगल है हमारे चारों तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, अगर जितनी गर्मी ज़्यादा है, बाहर तापमान अगर जितना ज़्यादा है, उतना ही
जो एयर कंडीशनर जब आप चलाएंगे उसमें जो गर्म हवा उसकी और ऐड होगी, जो हीट आइलैंड की बात करते हैं उसकी वजह से ही है। कुछ तो कंक्रीट होने की वजह से, कुछ ग्रीनरी कम होने की वजह से, कुछ वाटर बॉडीज डिप्लीट होने की वजह से, और कुछ उसके साथ साथ जो हम मेजर्स अपने लाइफस्टाइल में ऐड किए हैं जो सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए, वो भी उसमें थोड़ा बढ़ोतरी ज़रूर कर रहे हैं। और इस सब के चलते हम सबको अगर एक प्रयास करें कि छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी उसमें कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर ला सकती है। ऐसा हो पाए, पता नहीं संभव होगा या नहीं होगा, हो पाए तो यही सबसे बेहतर है। उम्मीद मैं भी यही कर रही हूँ सर कि कम से कम आज के इस पॉडकास्ट के बाद एक छोटी सी भी तब्दीली अगर लोगों के अंदर आ जाए जो इसे देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए शायद बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस पॉडकास्ट से आपने अगर कुछ सीखा है, आप कुछ समझ पाए हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और ये वो पॉडकास्ट है जो लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। आप ये जानते हैं मैं ये बातें अपने हर पॉडकास्ट में नहीं कहती हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट से हट के, बाकी जानकारी से हट के, ये वो विषय है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है समझने की लोगों को, और अब भी इस पर बहुत कम बात हो रही है। ज़रूरत के लिहाज से इस पर वीडियो भी बहुत कम बन रहे हैं, इस पर पॉडकास्ट भी बहुत कम हो रहे हैं, इसे लोग शेयर भी बहुत कम कर रहे हैं, और जानते हुए भी अमल बहुत कम कर रहे हैं। तो वो आगे ना हो सके, इसके लिए सचेत होने की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में आपने जो भी आज के पॉडकास्ट से सीखा है, सर ने जो आसान भाषा में समझाया, आप समझ पाए हैं, वो प्लीज़ आप लिखिए। इस वीडियो को, पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये जानते हुए कि ये रिक्वेस्ट मैं अपने हर पॉडकास्ट में आपसे नहीं करती हूँ। लेकिन अगर अब भी नहीं चेते तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और फिर जब हम चेतेंगे तब हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। तो वह स्थिति ना आए, इसके लिए अभी सचेत होने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला और बहुत आसान तरीके से, जो हमारी समझ में आ पाए वैसे बातों को समझाया। Thank you so much, sir. धन्यवाद शालिनी। I enjoyed really this podcast. Thank you, sir.